अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो आपके पास हों तो आपको यूरोप का वीज़ा जो है ना वो आसानी से मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी वीज़े को अप्लाई करने के लिए सोचते हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रिन्यूअल के लिए जाने वाला होता है या एक्सपायर्ड होता है, आपका ध्यान नहीं गया होता, या आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा इशू कराना होता है जिसमें 3-4 दिन या 5 दिन या हफ्ता लग रहा होता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि जब आपके पास एक चेकलिस्ट होती है ना, तो आप अपनी एक डेडलाइन बना लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे जो है रिन्यू होने वाले हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे इतने दिनों में मिल जाएंगे, तो ये मेरी डेडलाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 तारीख तक जो है वो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लूँगा, तो मैं 11 को या 12 को जाके सबमिशन करवा सकता हूँ। तो चेकलिस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है। अब बात करते हैं चेकलिस्ट की, और मैं आप लोगों के साथ जो चेकलिस्ट शेयर करने लगी हूँ वो है फ्रांस की। देखें, ये ज़्यादातर जो शेंजन कंट्रीज़ की चेकलिस्ट होती है ना, सेम ही होती है। इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। कहीं किसी ने बैंक स्टेटमेंट आपसे 6 मंथ्स की मांग ली होती है, कहीं 3 मंथ्स की होती है। थोड़ा बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। सिर्फ ये होता है कि ये चेकलिस्ट आपको मिलेगी कहाँ से, ये आपने देखना होता है। कुछ सबमिशंस हमारी अभी इस्लामाबाद एम्बेसी में होती है। फ्रांस इस्लामाबाद एम्बेसी में सबमिट होता है, जर्मनी इस्लामाबाद एम्बेसी में सबमिट होता है, पुर्तगाल इस्लामाबाद एम्बेसी में सबमिट होता है, स्पेन और इटली ये आपका BLS में सबमिशन हो जाती है। तो ये चीज़ आप जो भी कंट्री फाइनल कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आपने वहाँ से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट लेनी है और आपको ये पता चल जाएगा कि आपने सबमिशन किधर करनी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है। आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है, वो वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ्स का एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। और इसके अलावा आपने ये देखना है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है ना वो 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। वो 2 ब्लैंक पेजेस क्यों होने चाहिए? एक जिस पर उसने आपका पासपोर्ट स्टिकर होना है, और दूसरा जिसके ऊपर आपकी एक्सीडेंट्री की स्टैम्प्स लगनी है। पासपोर्ट अगर आपका एक्सपायर्ड होगा और आप ऐसे ही उठा कर ले जाएंगे तो एम्बेसी भी आपको एंटरटेन नहीं करेगी, आपको वापस भेज दिया जाएगा कि जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा के लाएँ। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है। उसके बाद आती है आपकी पिक्चर का हर एम्बेसी ने अपना स्पेसिफिक साइज़ दिया होता है वेबसाइट के ऊपर, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको चेक करेंगे। ज़्यादातर इनमें जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो फेस है ना पिक्चर में वो 80% आना चाहिए। अब क्या होता है कि अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बना के लेके जाते तो इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर तो वो कोई सर्विस नहीं देते, लेकिन वहाँ से काफ़ी बाहर निकल के आपको चलना पड़ता है। वहाँ एक मार्केट है, जिस मार्केट से फिर आपको वो पिक्चर मिलेगी और फिर आपको वापस आके वहाँ सबमिट करवानी पड़ेगी। ये तकरीबन आपको सिर्फ पिक्चर बनवाने के लिए ना फ्रांस एम्बेसी से मार्केट जाने तक के लिए आपको 15 मिनट जाने में और 15 मिनट आने में लगेंगे। तो इसलिए जब आप पिक्चर का स्पेसिफिकेशन चेक कर रहे हों, अपनी पिक्चर बनवा रहे हो, तो ख़ास ख्याल रखें कि आपको इस तरह की हैसल्स वहाँ पर ना करनी पड़े और वहाँ पे आपको पिक्चर एक्सपेंसिव भी पड़े। इसके अलावा आपने अपने प्रीवियस पासपोर्ट साथ लेके जाने हैं, जितने भी हैं, 1 है 2 है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं तो वो आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। और अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो ऑब्वियसली आपने उसकी FIR रिपोर्ट करवाई होगी, तो उस रिपोर्ट को आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में साथ लेकर जाना है। आपने जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा कवर लेटर बनाना है, बहुत ही डिटेल से बनाना है। मैंने कवर लेटर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपका जो कवर लेटर होता है ना वही आपके केस को बनाता या बिगाड़ता है। और मेरा एक बिलीव ये भी है कि जो आपका कवर लेटर होता है ना, अगर खुदा ना खास्ता आपका केस रिफ्यूज़ हो जाए ना, तो हम वहाँ से ही चीज़ें उनको बता सकते हैं कि हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, ये पॉइंट भी एक्सप्लेन किया था, ये पॉइंट भी एक्सप्लेन किया था। आपका जो कवर लेटर है उसको एक तो पेज नंबर ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए कि आपने कितने पेजेस का अपना कवर लेटर बनाया था। दूसरा, उसमें थोड़ी सी डिटेल होनी चाहिए आपके बारे में, आप क्या करते हैं, कब से जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप क्या सेविंग्स करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, उसका कोई ट्रैवल प्लान होगा, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल लेटर आपने अपना कवर लेटर बनाना है। इसको कवर लेटर भी कहते हैं, इसको कुछ लोग रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं।
इसके बाद आपका आता है वीज़ा फॉर्म। वीज़ा फॉर्म आपका जो है ना वो बिल्कुल उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी नंबर की, ना आईडी कार्ड नंबर, ना पासपोर्ट नंबर, ना सेल नंबर, किसी भी तरह की उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्म के ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूँगी ताकि आप जब अपना फॉर्म फिल कर लें तो उसको उसके साथ टैली कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। गलती का चांस नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से एम्बेसी को कोई ऐसी चीज़ नहीं प्रोवाइड होनी चाहिए जिसमें कोई गलती हो, फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है वो आपने उतनी ही परचेज़ करनी होती है जितने दिनों का आप ट्रैवल प्लान दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं 7 डेज़ का ट्रैवल प्लान, तो आप 7 डेज़ की इंश्योरेंस लगा दें। 10 डेज़ का 10 डेज़ की इंश्योरेंस लगा दें। 15 डेज़ का 15 डेज़ की इंश्योरेंस लगा दें। जितना आप प्लान दे रहे हैं कि मैं इतने दिनों में ट्रैवल करके वापस आऊँगा, उस ट्रैवल इंश्योरेंस की जो वर्थ है ना वो 30,000 यूरोज़ या $50,000 की इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में लगानी है फ़्लाइट रिज़र्वेशन। फ़्लाइट रिज़र्वेशन के ऊपर मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके टेंटेटिव टिकट बुक करके इसके साथ लगा सकते हैं। मैं कभी भी रेकमेंड ये नहीं करती कि जब आप वीज़ा प्रोसेस कर रहे हों तो उस टाइम पे आप कंफर्म टिकट साथ अटैच कर दें। उस वक्त कंफर्म टिकट की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई एम्बेसी आपको ये रिकमेंड करती है कि जब आप वीज़ा प्रोसेस कर रहे हो उस वक्त आपकी इशूड टिकट जो है ना वो साथ लगनी चाहिए। उस वक्त आपने उनको टेंटेटिव टिकट ही देनी है। इसके अलावा आपकी आ जाती है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप booking.com से जाके बहुत ईजीली बुक कर सकते हैं। अच्छा, आपने जब भी होटल सेलेक्ट करना है ना तो वो आपने सर्च करना है सिटी सेंटर में। सिटी सेंटर में मेट्रो स्टेशन के पास आपका जो है ना वो होटल होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है कि आपने होटल ही बुक करना है, आप हॉस्टल भी बुक कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी ये है कि आपने उसको गूगल पे जाके सर्च किया हो, आपको पता हो कि उसकी लोकेशन किधर है, उसको मेट्रो लग रही है कि नहीं लग रही, वहाँ से बस जाती है कि नहीं जाती। क्योंकि अगर आप सारा ट्रैवल प्लान लिख रहे हो कि जी मैं ये जगह घूमूंगा, वो सारी जगह जो है वो सिटी के करीब है और होटल आपने बुक कर लिया जाके 2 आवर्स की ड्राइव पर उस सिटी से, तो वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। उसका मतलब ये होता है कि आपको ख़ुद नहीं पता कि आपने क्या करना है। तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप किसी से गाइडलाइन लें, हेल्प लें और अपना जो होटल है उसको सिलेक्शन जो है वो सिटी सेंटर आपने रखनी है। करते हैं फ़ाइनेंस की। देखें, फ़ाइनेंस में तो एक ही चीज़ आती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है। सिर्फ इसकी डिवीज़न हो जाती है। जैसे आप अगर एम्प्लॉई हैं तो एक आपकी सैलरी से अकाउंट होगा, एक आपका पर्सनल या सेविंग अकाउंट होगा। तो आपने दोनों की स्टेटमेंट्स निकालनी है, दोनों का अकाउंट्स मेंटेनेंस लेटर निकालना है, वो साइन स्टैम्प होना चाहिए बैंक से, और उसकी ड्यूरेशन आपने चेक करनी है कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो पूरे 3 मंथ्स की। स्टेटमेंट किसी वजह से साइन स्टैम्प नहीं है तो भी एम्बेसी स्पेस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकती है। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो ऑब्वियसली आपकी बिज़नेस की स्टेटमेंट लगेगी और आपकी पर्सनल या आपके जो सेविंग अकाउंट है इसकी लगेगी। सेम इसी तरह से साइन और स्टैम्प होना कंपलसरी है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो ऑब्वियसली आपको आपका सर्टिफिकेट चाहिए एम्प्लॉयमेंट का। उस सर्टिफिकेट के अंदर आपका डेजिग्नेशन क्लियर होना चाहिए, आप कब से जॉब कर रहे हैं, आपकी क्या सैलरी है, ये सारी डिटेल्स जो है ना आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर पे मेंशन होना चाहिए और वो साइन स्टैम्प होना चाहिए कंपनी की तरफ से। सेम गोज़ विद योर सैलरी स्लिप्स के उसके ऊपर आपका सैलरी मेंशन होनी चाहिए और वो भी आपके HR डिपार्टमेंट से साइन स्टैम्प होना चाहिए। कुछ कंपनीज जो हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक जनरेट करके देती हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होनी चाहिए और हर जगह आपने अपने साइन स्टैम्प ज़रूर चेक करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप चेक करें और आपको कोई चीज़ ऐसी मिले तो रात को आप चेक करें और सुबह आपकी सबमिशन हो तो लास्ट मोमेंट पे तो उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय अफसोस करने के कि अब तो नहीं है, अब सुबह सबमिशन नहीं हो सकती, अब क्या होगा। तो उससे बेहतर है कि जिस वक्त डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आए उसी वक्त उसको चेक करें कि इसमें साइन स्टैम्प हुआ है, मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, ड्यूरेशन ठीक ड्यूरेशन की स्टेटमेंट निकली है, दैट्स इट।
एम्प्लॉयमेंट में तो इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, लेकिन मैं हमेशा एक लेटर होता है रेफरल लेटर रेकमेंड करती हूँ कि कंपनी की तरफ से ये मिले। जो कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट या छोटी कंपनीज हैं तो उसमें सीईओ लिख के दे देते हैं आपके बारे में, थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, उस वीज़े के बारे में, कि भाई कंपनी को भी पता है कि आप ये वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। आपकी टैक्स रिटर्न साथ में लगेंगी, 2 साल की टैक्स रिटर्न आपकी इसके साथ अटैच होंगी। अब अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो उसके अंदर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट लगेंगे। जैसे आपका चैम्बर का सर्टिफिकेट लगेगा, आप किसी और जगह से भी सर्टिफाइड हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच होंगे। जिस तरह कुछ कंपनीज SECP से रजिस्टर्ड होती हैं और उन किसी के साथ एफिलिएट होती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अटैच करेंगे। आपके साथ स्टूडेंट हैं, जिस तरह आपके बच्चे हैं, तो उस सूरत में आपने उसका स्टूडेंट ID कार्ड ज़रूर लगाना है। और स्कूल से या यूनिवर्सिटी से आपने उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट ज़रूर इशू करवाना है। लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर पेरेंट्स सिंगल पेरेंट ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके साथ दूसरा पेरेंट जो है वो एक कंसेंट लेटर दे दे कि जी हमारे कंसेंट से ये ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि समटाइम्स कोई कोर्ट केस इस तरह की चीज़ें भी चल रही होती हैं लोगों की, तो उस सूरत में ये होता है कि ये भी एम्बेसी को क्लियरेंस चली जाती है कि ऐसा कोई मसला नहीं है। आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको नादरा से मिल जाता है, 1000 रुपये इसकी फ़ीस होती है, जाके वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करना बहुत अच्छा जानते हैं तो पाक आइडेंटिटी की एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। यहाँ से आप उसका लॉगिन बनाएं, अपनी डिटेल्स दें और आपके पास ऑनलाइन घर बैठे हुए आपके पास आपका FRC आ जाता है। और वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, वो कलर्ड होता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपके पास आपका FRC आ जाता है। एक बात इसमें याद रखिएगा कि ये जो FRC होता है ना, ये डॉक्यूमेंट आपका एक ही दफ़ा यूटिलाइज़ हो सकता है। यानी एक दफ़ा जब आप निकलवाते हैं ना इसको, तो ये 6 मंथ्स तक वैलिड होता है। इसमें आप जो वीज़ास प्रोसेस कर रहे हैं उसमें यूटिलाइज़ कर लें, लेकिन जब उसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाए फिर आप कोशिश करें कि आप उसको नया इशू करवा लें, क्योंकि उसके नीचे डेट लिखी हुई आ रही होती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है MRC है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ये उन्हीं लोगों के साथ लगता है जो मैरिड हो। तो मैं आप लोगों के साथ एक और बात भी करना चाहूँगी। अगर आपके पास किसी कंट्री का वैलिड वीज़ा है तो आपने एम्बेसी को ज़रूर बताना है कि आपके पास वैलिड वीज़ा है। जिस तरह लोगों के पास कनाडा का होता है, USA का होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है, UK का होता है, ये आपने लाजमी बताना है। इससे भी आपका एक इम्पैक्ट जो है ना वो अच्छा एम्बेसी पे जाता है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मालदीव, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज़ वो हैं जहाँ अब बहुत ही आसान एक्सेस हो गया। इनके वीज़ाज़ बहुत इजी हैं, आप बहुत आसानी से वीज़ाज़ ले लेते हैं, ट्रैवल करके आ जाते हैं। लेकिन ये जो बड़े कंट्रीज़ के वीज़ाज़ हैं, अगर आपके पास ये हों और फिर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, आपने इनको मेंटेन किया हुआ है और आप अपनी चेक लिस्ट निकाल के अपनी डेट फाइनल करके जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सबमिशन करवाने के लिए, तो मैं आपको यकीन के साथ ये बात बता रही हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। क्योंकि जब आपने ख़ुद से इसके ऊपर वर्कआउट किया होगा, आपको हर चीज़ का खुद से पता होगा, आपका फॉर्म, आपकी टेंटेटिव टिकट, आपकी होटल बुकिंग, आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तब भी आप दोबारा से अप्लाई करें और इंशाल्लाह ताला आपको भी वीज़ा मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।